वेलकम टू जैम क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था एयर पोल्यूटेंट्स किन्हें कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द एयर आर टर्म्ड एज एयर पोल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक, फिर हमने देखा था कुछ एयर पोल्यूटेंट्स प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? व्हेन पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ए सोर्स। जब पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल क्या देखी थी उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसी तरह जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, when primary air pollutants interact with one another, जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनते हैं। इस तरह हमने एग्जांपल में देखा ओजोन एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, कौन? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, और साथ में कौन? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS। कौन? NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। कितने एयर पोल्यूटेंट्स? 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। ये 6 एयर पोल्यूटेंट्स लार्जली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? एयर पोल्यूशन के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स। क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करें। लेकिन जो फर्स्ट 6 है ये कौन से हैं? क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें पहला कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस है। ठीक है, ना ही इसमें कोई कलर होता है, ना ही इसमें कोई खुशबू या बदबू होगी, और ये साथ में टेस्टलेस होती है, ना इसमें कोई टेस्ट होगा। ठीक है, और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट है, टॉक्सिक गैस है। ठीक है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट है। फिर अगर हम बात करें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स। ये कैसे बन जाती है? जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। क्या होगी? इनकम्प्लीट कंबस्शन किसकी? कार्बन बेस्ड फ्यूल की। ठीक है, कार्बन बेस्ड फ्यूल जब जलेगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन जब उसकी होगी, तब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वुड वगैरह, ये क्या है? कार्बन बेस्ड फ्यूल्स हैं। इनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, सोर्सेज की अगर हम बात करें, जो वैक्यूलर एमिशंस हैं, ठीक है, गाड़ियों से जो धुआं निकलेगा, वाटर हीटर्स वगैरह, तो इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जो गाड़ियाँ धुआं प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई होती है, जो उन्होंने फ्यूल यूज़ किया है जैसे पेट्रोल या डीजल वगैरह, तो उसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो वाटर हीटर्स हैं, ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को इनटू द एटमॉस्फेयर। टोबैको स्मोक ये भी लार्जली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, सिगरेट, बीडीज वगैरह जो पी जाती हैं, उनसे क्या रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो एक्टिव स्मोकर है जो पी रहा है, और जो पैसिव स्मोकर्स हैं जो उनके सराउंडिंग में बैठे होंगे, ठीक है, वो दोनों को इफेक्ट करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो फॉसल फ्यूल बर्न किया जाता है तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये कुछ सोर्सेज थे किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फिर अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बाइंड हो जाता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा किसमें? बॉडी में। ठीक है, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी बॉडी में, तो बॉडी सेल्स के अंदर सफोकेशन होगी और डेथ हो सकती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इसका एक एफिनिटी है किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ये किसके साथ बाइंड हो जाता है? बाइंड विद हीमोग्लोबिन, इसके साथ। अदरवाइज हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ये कैरी करती है ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर कर जाएगी, इसकी ज़्यादा एफिनिटी है कंबाइन होने की किसके साथ? हीमोग्लोबिन के। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। ठीक है, फिर अगर और इसके इफेक्ट्स की बात करें तो इसके साथ एसोसिएटेड जो हैं वो हेडेक है, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, साथ और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस,
और इवन जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तब सडन डेथ भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्राइटेरिया पोल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कलरलेस, जिस तरह हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी कलरलेस है। इसमें क्या है? पंजेंट स्मेल है। क्या है? पंजेंट स्मेल होती है। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में। पंजेंट स्मेल किसको बोलेंगे? रॉटन एग लाइक स्मेल आएगी, रॉटन एग लाइक स्मेल। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। मतलब इससे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज कम्पेयर टू जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कोई स्मेल वगैरह कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, और ना ही हमें ये दिख रही है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमें पता ही नहीं चलेगा कब इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ये बिल्कुल कॉन्शियसनेस कर देगी या इवन डेथ हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूसड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ एनी सल्फर बियरिंग मटेरियल। कोई भी सल्फर बियरिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल जिसमें सल्फर होगा ऑन कंबस्शन, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ एनी सल्फर बियरिंग मटेरियल। कोई भी सल्फर बियरिंग मटेरियल जो होगा, जब वो जलाया जाएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑलवेज accompanied विद लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये हमेशा इसके साथ कुछ अमाउंट में क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला होता है। किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड जब भी रिलीज होगा, ठीक है, किसमें? एटमॉस्फेयर में, उसके साथ में क्या कुछ अमाउंट किसका होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी, ठीक है। जैसे हमने अभी ये देखा जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? कोई भी सल्फर बेयरिंग मटेरियल, यहाँ पे देख लेंगे, कोई भी सल्फर बेयरिंग मटेरियल, सल्फर है इसमें, ये इसकी कंबस्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, तो इसने क्या दिया? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। SO2, इसको भी जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या बना देगा? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अंडर नॉर्मल ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जब नॉर्मल ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, यानी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस वक्त क्या SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट विद वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वाटर वेपर्स प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ पे बनाता है क्या? H2SO4, ड्रॉपलेट्स ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स बनाएगा। कौन? SO3। कैसे? ये देखिए आप, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? हमने बोला अंडर नॉर्मल ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये रिएक्ट करेगा वाटर वेपर्स के साथ, यानी H2O प्लस H2O, तो यहाँ से क्या बनाएगा? ये H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। ये डायरेक्टली रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में भी जाता है। फिर वहाँ पे जाके इसके बाद जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट हुए तो सेकेंडरी एक और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बन गया, जैसे H2SO4, तो ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, जो फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है एट थर्मल पावर प्लांट्स पे, ठीक है, वहाँ से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह जो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है, उस वक्त भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। या वॉल्केनोज वगैरह हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, एयर को पोल्यूट करने के लिए, ठीक है। हमने क्या बोला? बर्निंग ऑफ fossil fuel thermal power plants, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से, उस वक्त भी सल्फर रिलीज हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। या किन से? वॉल्केनोज से। वॉल्केनोज जो है ये नेचुरल सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इससे क्या हो जाता है? कफिंग,
और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज होंगी, ठीक है। जो थर्ड क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट है वो कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। NOx से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉक्स, ठीक है। नॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉक्स रिप्रेजेंट्स कंपोजिट एटमॉस्फेरिक गैसेस, नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स हैं किनके, नाइट्रोजन के, ठीक है। इन्हीं को इसलिए क्या बोला जाता है, नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ठीक है। फॉर्मड व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर, ये तब बनते हैं जब फ्यूल को जलाया जाता है, फ्यूल को जब जलाया जाता है किस पे, एट हाई टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जब फ्यूल को जलाया जाता है तो वहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं, ठीक है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज में आ जाता है ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से सच एज पावर प्लांट्स, जहाँ पे फॉसल फ्यूल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर क्या रिलीज़ होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। हम और भी देख सकते हैं जैसे बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ठीक है, इनसे भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक। और अगर हम बात करें, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रोल अदा करता है अपना, प्ले मेजर रोल इन एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, किन के साथ, विद वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs के साथ। VOCs क्या होंगे, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जब रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन किन के साथ, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, और वहां पे प्रोड्यूस क्या करेगा, ओजोन, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगी, ओजोन। कौन सी ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलेंगे इसे, ठीक है, ओजोन, ठीक है, या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोला जाता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ड्यूरिंग हॉट समर डेज, ठीक है, ये ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे किन के साथ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ग्राउंड लेवल ओजोन बनाएंगे, ठीक है। ग्राउंड लेवल ओजोन एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O, ये बनाएगा H2NO3, नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होंगे उनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2NO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और यही नाइट्रिक एसिड कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, एसिड रेन, ठीक है। फिर अगर हम इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो इसके भी सिमिलर इफेक्ट्स हैं, जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसमें भी आएंगी, इससे भी क्या होंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, ये एयर को पोल्यूट कर देते हैं, तो एयर हम ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो बीमारियां इनसे एसोसिएट हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिलेटेड है, इरिटेशन ऑफ आइज एटसेट्रा, ठीक है, ये सब इसके साथ एसोसिएट। नेक्स्ट क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो वो कौन है, लेड, ठीक है। फोर्थ वन इज लेड। लेड एक हजार्डस एयर पोल्यूटेंट है, लेड क्या है, एक हजार्डस एयर पोल्यूटेंट है। इसके सोर्सेज की बात करें तो लेड पेट्रोल्स में, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट्स, डाइज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब इस्तेमाल की जाती हैं तो लेड यहाँ से इन्वायरमेंट में एंटर हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जो लेड है, वंस टेकन इनटू द बॉडी, जब लेड बॉडी में एक बार अंदर आ जाता है, ठीक है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, इन ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। ये डैमेज कर देता है किसको, नर्वस सिस्टम को भी, नर्वस सिस्टम, साथ में रिप्रोडक्ट लेड इंटर कर जाता है बॉडी में तो हार्ट एंड किडनी रिलेटेड डिजीज़ भी हो जाती हैं इससे, ठीक है, किडनी रिलेटेड डिजीज़। तो लेड एक काफ़ी हैज़ार्डस एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। द फिफ्थ वन इज़ पार्टिकुलेट मैटर। तो पांचवा एयर पोल्यूटेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है, पार्टिकुलेट मैटर, या इसको डिनोट किया जाता है PM से भी, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है।
पार्टिकुलेट मैटर किसे बोलते हैं? स्मॉल साइज्ड सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, स्मॉल साइज्ड solid or liquid droplets that remain suspended in the atmosphere are collectively termed as particulate matter. जो छोटे साइज के सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, या वो सॉलिड होंगे या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है, और इनकी एक खास बात यह है कि ये दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहते हैं, ठीक है, दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहेंगे, ठीक है। इन्हीं को कलेक्टिवली सॉलिड और लिक्विड जो ड्रॉपलेट्स हैं जो सस्पेंड रहे किसमें, एटमॉस्फेयर में, उन्हें बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर, या इसको डिनोट किया जाता है पीएम से भी, पार्टिकुलेट मैटर। तो साइज की बात करें, जो पार्टिकुलेट मैटर है इनका साइज वेरी करता है, ठीक है, इनका साइज क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी डिफरेंट साइजेस के होंगे कौन, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक, रेंजिंग फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, इनका साइज वेरी करता है, कुछ बहुत ही कम साइज के होंगे और कुछ बड़े साइजेस के होंगे पार्टिकुलेट मैटर। फिर एक बात और जो रिलेटेड है किसके साथ, पार्टिकुलेट मैटर के साथ, वो है रेजिडेंस टाइम, ठीक है, रेजिडेंस टाइम, जैसे हमने बोला ये रहते हैं क्या, सस्पेंड रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसके साथ एक टर्म जुड़ जाती है रेजिडेंस टाइम, कितने टाइम ये एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ठीक है, the time for which particulate matter remain suspended in the atmosphere is termed as their residence time, वो उनका residence time कहलाएगा, ठीक है। तो इनका residence time, particulate matter का residence time भी vary करता है, ठीक है, it also vary, इनका residence time भी vary करेगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा upon the साइज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, ये डिपेंड किस पे करेगा, साइज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, जितना कम साइज होगा उतनी देर तक वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहेगा, ठीक है, और जितना पार्टिकुलेट मैटर का जितना साइज बड़ा होगा उतना जल्दी वो नीचे बैठ जाएगा, यानी उसका रेजिडेंस टाइम कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इट आल्सो वेरीज, रेजिडेंस टाइम डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर के साइज पे डिपेंड करेगा। तो हमने क्या बोला, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर का साइज अगर छोटा होगा, ठीक है, बिल्कुल कम साइज होगा, तो इसका रेजिडेंस टाइम क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी देर तक सस्पेंड रहेगा, लटका रहेगा एटमॉस्फेयर में ही, ग्राउंड पे सेटल नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसका साइज, अगर पार्टिकुलेट मैटर का साइज बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो इनका रेजिडेंस टाइम क्या होगा, कम होगा, इनका रेजिडेंस टाइम क्या होगा, कम, ठीक है, यानी ये जल्दी सेटल हो जाएंगे नीचे अर्थ पे, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, जो पार्टिकुलेट मैटर है जितना साइज इनका कम होगा उतना ही ज़्यादा इनका क्या होगा, रेजिडेंस टाइम, ठीक है, और जितना साइज पार्टिकुलेट मैटर का ज़्यादा होगा उतना रेजिडेंस टाइम इनका कम होगा, यानी जो बाहरी पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, वो काफ़ी देर तक एटमॉस्फेयर में सस्पेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो अब अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, जो पार्टिकुलेट मैटर है ये कैसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, ठीक है, सोर्स की अगर बात करें, जो पार्टिकुलेट मैटर है इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ये बहुत सारे सोर्सेज से, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से कहाँ पहुँच जाता है, इनटू द एटमॉस्फेयर, किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सच है, अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस, जो वॉल्केनोज निकलते हैं, ठीक है, उनकी एरप्शन से पार्टिकुलेट मैटर हवा में चला जाता है, ठीक है। सी साल्ट स्प्रे, ठीक है, सी साल्ट स्प्रे किसको बोलेंगे, जब समुद्र की लहरें आती हैं, ठीक है, बैंक्स की तरफ, तो अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ा लेती हैं हवा में, ठीक है, उसमें छोटे ज़र्रात होंगे साल्ट के भी, तो उसे क्या बोला जाता है, सी साल्ट स्प्रे, तो उनका भी एक अच्छा खासा रेजिडेंस टाइम होता है एटमॉस्फेयर में। डिजर्ट डस्ट, जब हवाएं चलती हैं डिजर्ट्स में, हवा को डिजर्ट्स में, तो वो सेंड को अपने साथ उड़ा ले, तो सेंड के ये फाइन पार्टिकल्स भी काफ़ी देर तक हवा में सस्पेंड रहते हैं, यानी इनका भी एक अच्छा खासा रेजिडेंस टाइम होता है, ठीक है। इसी तरह जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये भी बहुत कम माइन्यूट साइज़ के होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स भी माइन्यूट साइज़ के होते हैं, ठीक। जब फ्लावर में जो एंथर है वो ब्रस्ट होगा, ठीक है, उसमें जो पोलन्स निकलेंगे तो वो हवा में
इंटर हो जाएंगे, ठीक है। उनका भी रेजिडेंस टाइम होगा हवा में कुछ देर के लिए। इसी तरह स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स वगैरह जो हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, वो भी फाइन ड्रॉपलेट की शेप में वो निकल जाते हैं किस में, एटमॉस्फेयर में, और वो सस्पेंड हो जाते हैं हवा में, ठीक है। फिर वहाँ से अगर सांस लिया जाएगा तो वो सांस के साथ अंदर चले जाते हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये भी पार्टिकुलेट मैटर का एक सोर्स है। कौन? केमिकल्स। जिस तरह हम ऑर्चर्ड्स में स्प्रे करते हैं केमिकल्स का अपने दरख्तों पर, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइन ड्रॉपलेट्स की शेप में निकलते हैं, ठीक है, नोजल से। जिस तरह हम देखेंगे, तो हम एक लाइव इसमें देख लें, जिस तरह हमारे पास ये हैंड सैनिटाइज़र है, ठीक है। तो इसमें हम जब इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से फाइन ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये पार्टिकल्स हमारे सांस के साथ, हम इसको सांस के साथ अंदर ले जाते हैं, ठीक है। इनका साइज़ भी काफ़ी माइन्यूट होता है, तो इनकी भी एक कैपेबिलिटी रहती है कि ये हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। हमने बोला जो पार्टिकुलेट मैटर है इसका एक रेजिडेंस टाइम होता है, यानी कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, और ये डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है पार्टिकुलेट मैटर का। जितना साइज़ कम उतना ज़्यादा रेजिडेंस टाइम, जितना साइज़ ज़्यादा उतना रेजिडेंस टाइम कम। साइज़ के साथ साथ एयर टर्बुलेंस, एटमॉस्फेयर में जब हवा बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो इनका रेजिडेंस टाइम बढ़ जाता है, किसका? पार्टिकुलेट मैटर का। हवा अगर कम होगी तो ये इनका रेजिडेंस टाइम गिर जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो साइज़ पे और दूसरा एयर टर्बुलेंस एटसेट्रा। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, जिनसे पार्टिकुलेट मैटर हवा में चला जाता है और एयर को पोल्यूट कर देता है। पार्टिकुलेट मैटर के इफेक्ट्स की बात करें तो ये एक सीरियस थ्रेट इम्पोज करता है किस पे? ह्यूमंस पे, ठीक। दे पोज ए सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। इंसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है किससे? पार्टिकुलेट मैटर से, ठीक है। सच एज ब्रोंकाइट्स, इसे ब्रोंकाइट्स हो सकता है, अस्थमा है, एम्फीसीमा, ठीक। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड डिजीजेस काज करते हैं, कौन? पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसके साथ साथ जो पार्टिकुलेट मैटर विद साइज लेस देन 10 mm, वो पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 10 mm से कम होगा, जैसे हम देखेंगे इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में PM10, इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, PM2.5 और PM10। कौन सा? PM10, ठीक है। ये काफ़ी फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है, और ये PM10 थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। जो PM2.5 है, ठीक है, जब ये हवा में प्रेजेंट होंगे इस साइज़ के पार्टिकुलेट मैटर, ये जब हम सांस लेंगे तो ये हमारे सांस के साथ हमारे लंग्स में इन्वेड कर लेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली किसमें? ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। तो इतना ये डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है, सीधा ये ब्लड स्ट्रीम को ही इन्वेड कर लेते हैं, ठीक है, पार्टिकुलेट PM2.5, ठीक है। और एक और अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो रिड्यूस विजिबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे ये सस्पेंड हो गए, कौन? पार्टिकुलेट मैटर, तो एक धुंध जैसी छा जाती है, ठीक है। ट्रैफिक की मूवमेंट में रुकावट बनते हैं, ठीक है, और विजिबिलिटी जो है कम कर दे, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं जब विजिबिलिटी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। द 6th क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट इज ओजोन, ठीक है। तो 6th क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट कौन है? ओजोन। द गैसियस एयर पोल्यूटेंट, जो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं कौन कौन से? स्पेशली किसकी बात की? नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्पेशली कौन? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये रिएक्ट करता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, VOCs के साथ, जिस तरह हमने पहले पढ़ा, ठीक है, किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले पोर्शन में, ठीक है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? VOCs के साथ, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो वहाँ पे बनती है ओजोन। क्या बनेगी वहाँ पे? ओजोन, ठीक है। ये ओजोन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। एक ओजोन जो है वो प्रेजेंट होती है किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में होगी। इसका बेनिफिट है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, जो सन से UV रेज आती है उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती है ये ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ठीक है। लेकिन जब पोल्यूशन होगी, जब रिएक्ट करेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये बना देंगे कहाँ पे? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ओजोन बनाएंगे। तो ओजोन को बोला जाता है ग्राउंड लेवल ओजोन। कौन? ग्राउंड लेवल ओजोन।
या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। सोर्सेज की बात करें तो जो वैक्यूलर एमिशंस हैं, ठीक है, इनसे रिलीज होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फिर वो रिएक्ट करके ओजोन बना देते हैं, ठीक है। इस तरह थर्मल पावर प्लांट्स तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स को हवा में पहुंचाने के लिए, ठीक है, फिर वो रिएक्ट करके वो ओजोन बना देते हैं, ठीक है। ओजोन के इफेक्ट्स की बात करें तो ये काफ़ी डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है, ओजोन भी ये काफ़ी डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है। तो ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस करता है, ठीक है, ये काज करता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह, ठीक है, इससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती हैं, ठीक। इची एंड वाटरी आइज, ठीक है, आंखों में जलन हो जाती है, ठीक है, आंखों से पानी टपकना शुरू हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू ओजोन, ठीक है। ये थे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स किसके बारे में, ओजोन के बारे में। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, इन 6 को क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इनके बाद बहुत सारी और भी पोल्यूटेंट। द नेक्स्ट क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कौन से आप, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, दिस ग्रीन हाउस गैस इज नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन का नेचुरल बाई प्रोडक्ट है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं तो वो क्या छोड़ेंगे बाहर एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो एज ए बाई प्रोडक्ट ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है रेस्पायरेशन से, ठीक। और अगर हम बात करें आल्सो एमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इनसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। इस तरह बहुत सारी और भी एक्टिविटीज हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। और नेचुरल सोर्सेज की बात करें, जो वेदरिंग ऑफ कार्बोनेटेड रॉक्स, जो कार्बोनेटेड रॉक्स होती हैं, ठीक है, जब उनकी वेदरिंग होती है, ठीक है, अपॉन वेदरिंग वहाँ से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह वॉल्केनिक एरप्शंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या इफेक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्ले ए ग्रेट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक खास रोल अदा करता है किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक। क्या हो जाता है, विच काज क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और अगर हम बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या कर देता है, डिसबैलेंस ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेयर में इनका जो बैलेंस होता है, नेचुरल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और इफेक्ट्स की बात करें तो इसे क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट जो है वो है मीथेन, कौन है, मीथेन, CH4, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CH4, ठीक है। मीथेन की बात करें तो ये क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इसमें ना कोई कलर होगा ना ही कोई ऑर्डर, इसमें कोई खुशबू या बदबू होगी, ठीक है। और इसे माना जाता है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीन हाउस गैस है, काफ़ी तेज़ी से ये इंक्रीज हो रही है इसकी कंसंट्रेशन। कम्स फ्रॉम द गैस एमिटेड बाय लाइव स्टॉक जो गैस एमिट करेंगे स्वैम्प्स वगैरह से, तो यहाँ से मीथेन एमिट होकर एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, ठीक है। स्वैम्प्स या इसे बोला जाएगा स्वैम्प्स या मार्शेस से भी, ठीक है, या किन से, मार्श से भी, ठीक है। इस वक्त इसको बोला जाएगा मार्श गैस भी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मार्श गैस। ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है मार्श गैस, तो ये कहाँ से रिलीज होती है, मार्शी लैंड से, स्वैम्प से, ठीक है। वहाँ पे कौन सी गैस होगी, मीथेन गैस, ठीक है। ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। जब एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी ऑफ वेजिटेशन, किसकी, वेजिटेशन की अंडर वाटर, तो उस वक्त मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। मीथेन की ये कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, हमने बोला ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे जो फॉसिल फ्यूल है इनकी बर्निंग ज़्यादा हो रही है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वेटलैंड्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं मीथेन को, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें इफेक्ट्स की, मीथेन के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो मीथेन क्या करती है, ये ट्रैप करेगी हीट को, ये क्या करेगी, ट्रैप करेगी हीट को इन द एटमॉस्फेयर में हीट को ये ट्रैप कर लेती है, एज ए ब्लैंकेट बना लेती है, ठीक है। देयरफॉर फिर ये क्या होगा, देयरफॉर कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, यानी ये अपना रोल प्ले करेगी किसमें, क्लाइमेट चेंज में, मीथेन गैस, ठीक है।
तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर इफेक्ट्स की बात करें तो और क्या हो जाएगा, इससे सफोकेशन हो जाती है, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू मीथेन गैस, ठीक है। मूड चेंज में भी ये कंट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। हेड एक वगैरह भी इससे हो जाता है, ठीक है, मीथेन गैस से। नेक्स्ट पोल्यूटेंट की बात करें तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी अगर हम बात करें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, दीज आर द गैसेज, ये क्या है जो CFCs हैं, दीज आर द गैसेज दैट आर मेनली रिलीज्ड फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। ये ज़्यादातर कहाँ से रिलीज होते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स से, ठीक है। जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हम इस्तेमाल करेंगे उनसे क्या रिलीज होते हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। या रेफ्रिजरेशंस, ठीक है, जैसे हम रेफ्रिजरेटर वगैरह देखेंगे उनमें उनसे क्या रिलीज होगा, कार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। और बात करें तो एरोसॉल स्प्रे केन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं CFC। फोम मैन्युफैक्चरिंग, जब फोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है तब भी CFC रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स यहाँ से भी क्या रिलीज होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से CFC ये डैमेज करते हैं किसको, ओजोन लेयर को, ठीक है। ये किसको डैमेज करेंगे, ओजोन लेयर को, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो UV रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं सन से, उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती हैं। अदरवाइज इनका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, इससे स्किन कैंसर हो जाता है। लेकिन जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, वो इनको प्रोटेक्ट करती है ज़मीन तक आने में। यहाँ से जो हमने पोल्यूटेंट्स जनरेट किए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो जाके ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। फिर UV रेज नीचे पहुंच जाती है और ऑर्गेनिजम्स को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोल्यूटेंट की बात करें तो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इन्हें जाना जाता है VOCs से भी, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी अगर हम बात करें, ये एमिट हो जाते हैं, ठीक है, VOCs एमिटेड इनटू द एयर फ्रॉम प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और प्रोसेस से, ठीक है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर हम देख लें, जो बेंजीन है, 1,3-ब्यूटाडीन है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें बहुत सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, घरों में जो हम यूज़ करेंगे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, उनसे भी रिलीज होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लाइक परफ्यूम, स्प्रेज, जो हम स्प्रे यूज़ करेंगे, ठीक है, पेंट्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनसे क्या रिलीज होगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह भी कंट्रीब्यूट करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। ये हमने जैसे देखा था जो नाइट्रोजन ऑक्साइड में, अभी हमने वहाँ पे हमने देखा था नाइट्रोजन ऑक्साइड ने रिएक्ट किया किनके साथ, VOCs के साथ, वहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन बनी, ठीक है। तो ये VOCs सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स भी कहलाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। हमने 10 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। हम और भी डस्ट है, स्मोक है, पोलन्स हैं, ये सब क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट नहीं होगा, जब वो एयर में ऐड हो जाएगा उसको उसे पोल्यूटेंट बोलेंगे हम, ठीक है, वो पोल्यूटेंट कहलाएगा। होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जेम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।